सोचिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को चलाने में क्या लगता होगा। ये सवाल जितना बड़ा है ना, इसका जवाब तो और भी ज्यादा दिलचस्प और हैरान करने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो चाहिए 90 करोड़ से ज्यादा वोटर्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर हम अमेरिका और पूरे यूरोप की आबादी को मिला दें तो भी ये उससे ज्यादा है। मतलब ये सिर्फ एक चुनाव नहीं है, ये तो एक महाद्वीप का आंदोलन है हर बार। और इस पूरी विशाल प्रक्रिया को जमीन पर उतारने के लिए चाहिए 1.1 करोड़ से ज्यादा चुनाव अधिकारी। ये वो लोग हैं जो लोकतंत्र की मशाल को देश के हर हर एक कोने तक लेकर जाते हैं। चाहे इसके लिए बर्फीले पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर से उतरना पड़े, खच्चरों पर चढ़कर रेगिस्तान पार करना हो या फिर घने जंगलों में नाव से जाना हो। तो सवाल ये उठता है कि आज की दुनिया में जहां हर चीज पर डिजिटल और हैकिंग का खतरा मंडरा रहा है, वहां ये इतना बड़ा चुनावी किला ये आखिर महफूज कैसे है? आखिर इसे चोरी करना नामुमकिन क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं कि कैसे भारत ने दुनिया की सबसे सुरक्षित वोटिंग प्रणालियों में से एक को बनाया है। इस किले की नींव को समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। उस दौर में जब भारत में वोट देना हर किसी का हक नहीं था, बल्कि कुछ गिने चुने लोगों को मिला एक खास विशेषाधिकार था। ब्रिटिश राज में लोकतंत्र बस नाम का था। 1892 में सिर्फ कुछ अमीर और ऊंचे तबके के लोग ही, वो भी इनडायरेक्टली वोट दे सकते थे। 1919 में डायरेक्ट चुनाव तो आए, लेकिन दरवाजे सिर्फ 3% आबादी के लिए ही खुले। मतलब जिनके पास बहुत पैसा या बहुत अच्छी शिक्षा थी। 1935 तक आते आते भी ये दायरा बढ़कर सिर्फ 14% तक ही पहुंचा। लोकतंत्र तब भी एक तरह का एक्सक्लूसिव क्लब ही था। और फिर 1950 में हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ऐसा फैसला लिया जो उस वक्त के लिए किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने सिर्फ लोकतंत्र नहीं चुना, बल्कि उन्होंने देश के हर एक नागरिक पर भरोसा करना चुना। और इसी के साथ स्थापना हुई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की। इसका मतलब ये था कि रातों रात वोट एक विशेष अधिकार से हर किसी का अधिकार बन गया। हर पुरुष, हर महिला, चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर जाति और धर्म के इंसान को एक वोट मिला और हर वोट की कीमत बराबर हो गई। आज़ादी के बाद के शुरुआती चुनाव एक चमत्कार थे, पर वो कागज पर होते थे, और जहां कागज होता है वहां अपनी दिक्कतें भी होती हैं। दशकों तक भारतीय चुनाव कुछ कागजी ड्रैगन से जूझते रहे। पहला ड्रैगन था बूथ कैप्चरिंग। ये लोकतंत्र की दिन दहाड़े चोरी थी, बिल्कुल फिजिकल। जरा सोचिए, बाहुबली और गुंडे सचमुच एक पोलिंग बूथ पर हमला कर देते थे, असली वोटर्स को डरा धमकाकर भगा देते थे और फिर मतपेटियों को अपनी मर्जी से भर देते थे। और इसी से जुड़ा था दूसरा ड्रैगन, बैलेट स्टफिंग। मतलब मतपेटियों में गैर कानूनी तरीके से हजारों फर्जी बैलेट पेपर्स डालकर नतीजों को बदलने की कोशिश। ये सब कागज वाले सिस्टम की सीधी सीधी कमजोरियां थीं। तो इन कागजी ड्रैगन्स को हराने के लिए भारत को एक क्रांति की जरूरत थी, और ये क्रांति दो हिस्सों में आई, एक इंसान और एक मशीन। पहले थे इंसान, टी.एन. शेषन। 1990 के दशक में जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने तो उन्होंने मानो भारतीय चुनावों में अनुशासन का डंडा चला दिया। उन्होंने नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया, वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की और नेताओं को ये याद दिलाया कि चुनाव का असली बॉस इलेक्शन कमीशन है। उन्होंने पूरे सिस्टम में एक नई जान फूंक दी। और दूसरी थी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। देखिए, इसे डिजाइन ही उन पुरानी चोरियों को रोकने के लिए किया गया था। हर ईवीएम सिर्फ एक ही पोलिंग बूथ के लिए लॉक होती है। ये एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मशीन के लेवल पर लागू करती है। हर वोट के बाद क्लोज बटन दबाना ही पड़ता है, जिससे कोई दूसरा तुरंत वोट न डाल सके। इस एक चीज ने बूथ कैप्चरिंग और बैलेट स्टफिंग को रातों रात टेक्निकली नामुमकिन बना दिया, और 2004 तक ये पूरे भारत में इस्तेमाल होने लगी। लेकिन इस मशीन ने एक नए डर को भी जन्म दिया। क्या कागज के ड्रैगन की जगह अब एक डिजिटल ड्रैगन ने ले ली है? क्या अब इस मशीन को ही हैक किया जा सकता है? तो चलिए अब इस डिजिटल किले की परतों को एक एक करके समझते हैं। तो सीधा सवाल, क्या भारत की ईवीएम को सच में हैक करना मुमकिन है? चलिए सिर्फ तथ्यों पर नजर डालते हैं कि ये किला असल में कितना मजबूत है। सबसे पहला और सबसे जरूरी फैक्ट,
ईवीएम कोई कंप्यूटर या स्मार्टफोन नहीं है। ये एक सिंपल मजबूत कैलकुलेटर की तरह है। इसमें कोई नेटवर्क इंटरफेस होता ही नहीं, न वाईफाई, न ब्लूटूथ, ना ही कोई यूएसबी पोर्ट। मतलब इसे बाहर की दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब ये किसी नेटवर्क से जुड़ी ही नहीं है, तो इसे कोई रिमोटली हैक कैसे कर सकता है? अच्छा, दूसरा फैक्ट है पेपर ट्रेल यानी वीवीपैट। चलिए मान लिया मशीन पर भरोसा नहीं, पर अपनी आंखों पर तो है ना? जब कोई वोट डालता है तो वीवीपैट से एक कागज की पर्ची छपती है। वो 7 सेकंड के लिए दिखती है और फिर एक सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। इससे वोटर खुद अपनी आंखों से देख सकता है कि उसका वोट बिल्कुल सही जगह पर दर्ज हुआ है। और ये तीसरा फैक्ट शायद सबसे ज्यादा अहम है। सुरक्षा सिर्फ मशीन के अंदर नहीं है, सुरक्षा तो पूरे प्रोसेस में है। ईवीएम के चारों ओर एक ऐसा प्रशासनिक किला बनाया गया है जिसे भेदना लगभग नामुमकिन है। देखिए ये किला काम कैसे करता है। सबसे पहले मशीनों को रैंडम तरीके से बूथों पर भेजा जाता है। फिर वोटिंग शुरू होने से ठीक पहले सभी पार्टियों के एजेंट खुद मशीन पर मॉक पोल करके उसे चेक करते हैं। इसके बाद मशीन को सबके सामने सील किया जाता है और उस पर सभी एजेंट साइन करते हैं। और आखिर में वोटिंग के बाद सारी ईवीएम एक हाई सिक्योरिटी स्ट्रांग रूम में रखी जाती हैं, जहां 24 घंटे हथियारों के साथ गार्ड्स और कैमरों की निगरानी रहती है। मतलब हर कदम पर सबकी नजर होती है। और अब आता है सबसे बड़ा सबूत। गिनती के दिन हर चुनाव क्षेत्र में 5 रैंडम बूथों के वीवीपीएट पर्चियों को ईवीएम के नतीजों से हाथ से मिलाया जाता है। आज तक हजारों बार ये प्रक्रिया हो चुकी है और ईवीएम की गिनती और वीवीपीएट पर्चियों की गिनती के बीच एक भी मामले में अंतर नहीं पाया गया है। 0। तो इस पूरी तकनीकी और प्रशासनिक मेहनत का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है एक मजबूत लोकतंत्र का फायदा, जिसके फल हम सब देख सकते हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है वोटिंग में बढ़ती हुई भागीदारी। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि अब महिलाएं पुरुषों से भी ज्यादा संख्या में वोट डालने आ रही हैं। सीधी सी बात है, जब लोगों को सिस्टम पर भरोसा होता है, वो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो बड़ी संख्या में बाहर आते हैं। तो जो बात समझने वाली है वो ये है कि एक सुरक्षित वोट का मतलब है जवाबदेही। इसका मतलब है सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, जो भारत में बार बार होता आया है। और सबसे बढ़कर इसका मतलब है लगभग 1 अरब लोगों का भरोसा, जो इस पूरे विशाल सिस्टम की असली बुनियाद है। एक सीमित कागज आधारित विशेषाधिकार से लेकर एक यूनिवर्सल इलेक्ट्रॉनिक अधिकार तक, भारत की ये चुनावी यात्रा यहाँ के लोगों की कहानी है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये एक किला है और इस किले की हिफाजत हम सब मिलकर करते हैं।